सीक्रेट्स कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जी सकते हैं। ये वीडियो मैंने वैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाई है बिकॉज हमारे को बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, हमारे साथ बहुत कॉलेजेस के टाइप्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टाइप्स हैं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोग के लिए है, पर ये सब देख सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। तो कैसे आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, उसके मैंने 6 सरल चीजें बताई हैं। सबसे पहले जब आप छोटे होते हैं एज में, शुरुआत में पहले कहा जाता था कि आप सबसे पहले अपना घर खरीद लीजिए। तो क्या ये सही बात है कि आज हमें घर खरीद लेना चाहिए सबसे पहले? तो एक डिसीजन को फटाफट देखते हैं नंबर्स के साथ कि पहला पॉइंट है कि क्या मैं घर खरीदूं या मैं उसको रेंट कर लूं। तो अगर आप एक घर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल वो घर है 1 करोड़ रुपए का, तो सबसे पहले 1 करोड़ में 20 लाख रुपए आपको अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं और फिर आप बैंक लोन लेते हैं 80 लाख रुपए का। अब अगर 80 लाख रुपए की आप किश्त देखेंगे तो आपकी किश्त आएगी 72,000 रुपए के आसपास। जी हाँ, 72,000 रुपीज, और ये 72,000 रुपए आपको 240 महीने तक देने हैं, यानी कि 20 साल तक आपको 72,000 रुपए देते रहने। अगर आप यही घर को किराए पे ले लें तो इंडिया में अमूमन अगर आपका 1 करोड़ का घर होगा तो जो किराया होगा वो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में होगा। देखिए कितनी बड़ी सेविंग है। पहले तो आपको 20 लाख रुपए खुद के लगाने नहीं है, और दूसरी बात है जहां 72,000 रुपए का ईएमआई दे रहे थे, वहां पे अब मात्र आपको 20,000 रुपए का रेंट देके आप वही घर में रह सकते हो, उन्हीं फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। यानी कि आपका हर महीने करीबन 52,000, 50 से 52,000 रुपए बचने लगेगा। अब अगर आपका 50-52,000 रुपया करीबन 240 महीने के लिए बच गया तो आप सोच सकते हो आपको कितना प्रॉफिट होगा। करीबन 1.25 करोड़ के आसपास का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आजकल क्या है, देखिए दोस्तों, लोग जो है वो कभी कहीं पे नौकरी करते हैं, कभी कहीं पे नौकरी करते हैं, फिर अपना बिजनेस चालू करते हैं, बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं। तो यंग एज में अगर आप घर खरीद लेंगे तो आप उस घर से स्टक हो जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों देखिए, नोएडा में रहने वाला गुड़गांव में जब जॉब जाता है तो 6 घंटे खराब करता है, अपने 6 आवर्स खराब करता है, 3 घंटे एक साइड, 3 घंटे दूसरी साइड। तो ये जो 6 घंटे हैं, इस 6 घंटे में एक इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। अगर उसका नोएडा में ही घर है तो उसको कंपलसरली उधर रहना पड़ेगा, पर अगर उसने रेंट पे लिया होगा तो वो इमीडिएटली शिफ्ट करके गुड़गांव मूव कर सकता है, अपने 6 घंटे की जर्नी को मात्र 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है, यानी कि 5 घंटे का पर डे का सेविंग कर सकता है। एक तो आपकी रेंट पे ईएमआई के हिसाब से सेविंग हो गई, और दूसरे आपके टाइम की सेविंग हो गई। ये आपको ना एकदम फ्री कर देती है, एकदम फ्रीडम की तरफ ले जाती है। कोई चीज आपको बांध के नहीं रखती। आपका ये पता है कि यार मेरे को जो है ईएमआई नहीं देनी है इस चीज की, अगर मैं चाहूं तो एक छोटे घर में भी मूव कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो थोड़ा दूर भी मूव कर सकता हूं। अपने जो आपका लाइफस्टाइल है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, पर अगर आपने ईएमआई पे घर ले लिया तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो अब आप मुझसे पूछोगे, सर आप कह रहे हो कि घर नहीं खरीदना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि घर नहीं खरीदना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप छोटे हैं, जब आपकी एज कम है, जब आपका टाइम है लाइफ को एक्सप्लोर करने का, जॉब्स को एक्सप्लोर करने का, बिजनेस को एक्सप्लोर करने का, तो अपने इंपॉर्टेंट कैपिटल और टाइम दोनों देखिए। कैपिटल और टाइम, आपका जो 20 लाख रुपया है वो, और जो आपका टाइम है, यानी कि 20 साल के लिए आपको अब पैसे देते रहना, आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, नहीं तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा और कोई लोन नहीं देगा। ये सारे जो हेडेक्स क्यों लेने हैं इतनी छोटी उम्र में? बाद में घर ले लेना। आपको घर लेने को सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपको यह बनाना चाहिए कि मैं कहां काम करता हूं, कहां बिजनेस करता हूं, मैं उसी के आसपास रहूंगा। तो ये पहली चीज थी। तो इससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आप पे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता। सेकंड पॉइंट है शेयर्ड इकोनॉमी। शेयर्ड इकोनॉमी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ओला, उबर। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ओला और उबर ने आके टैक्सी जो सर्विसेज है, राइड हेलिंग सर्विसेज जिसे कहते हैं, उसका पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया। पहले कैब पकड़ना, टैक्सी पकड़ना, ऑटो पकड़ना बहुत दर्दनाक सिचुएशन हो जाती थी। आप उनको हाथ देते थे, वो रुकते नहीं थे, और उसके बाद फिर वो आपके साथ अनशंट बिहेव करते थे, फिर उसके साथ वो आपके साथ कुछ भी पैसे मांग लेते थे। तो ये सब चीजें यूं खत्म हो गई। अगर आप देखें कि अगर आप आज इंडिया में अगर आप एक कार ओनरशिप की कॉस्ट देखें, कार ओनरशिप की कॉस्ट देखें, तो अगर आप मात्र एक सिंपल सी गाड़ी भी ले लें, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर होंडा सिटी ले लें, 12 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी होगी, तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसमें उसकी ईएमआई, जिसमें उसकी इंश्योरेंस, जिसमें उसकी मेंटेनेंस, जिसमें उसकी डेप्रिसिएशन, और क्योंकि आपको ओला उबर में ड्राइवर मिल जाता है, तो अगर आप ड्राइवर की भी कॉस्ट लगा लेंगे, तो अगर आपकी गाड़ी गराज से हिली भी नहीं, फिर भी आपके करीबन 40 से 50 हजार रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा। जी हां, अगर गराज से हिली भी नहीं
तो भी 40 से 50,000 रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा। पेट्रोल का कॉस्ट ऊपर से लगेगा, जैसे ही गराज से निकलेगी पेट्रोल का खर्चा अलग से लगेगा। और फिर आपको पार्किंग का झंझट होगा, आपको और प्रॉब्लम होगी, कभी गाड़ी ठुक गई तो क्या होगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ओनरशिप ऑफ कार। तो आज की जो शेयर्ड इकोनॉमी है उसमें कोई भी आपको कार रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जैसे उबर और ओला के थ्रू यूज कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो। तो शेयर्ड इकोनॉमी का फायदा उठाइए। कोई भी डेप्रिशिएटिंग व्हीकल मत लीजिए, क्योंकि डेप्रिशिएटिंग में क्या होता है, आप पैसा उधारी पे ले लेते हैं और वो चीज की वैल्यू कम होने लग जाती है। तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें हम कोई डेप्रिशिएटिंग असेट ले, गिरने वाला असेट ले। तीसरा पॉइंट जो मेरा है वो है पावर ऑफ रिफर्बिश्ड। यानी कि अगर आप गाड़ी लेना भी चाहते हैं तो आप या तो उसके आधे प्राइस में सेम गाड़ी ले सकते हैं अगर आप उसको यूज्ड कार ले, और या फिर उसी बजट में बेटर कार ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप 3 से 4 साल पुरानी होंडा सिटी ले लें जिसका कुछ नहीं बिगड़ा होता, तब बहुत अच्छी गाड़ी होती है, तो वो 12 लाख की जगह आपको 6 लाख में पड़ जाएगी। पर अगर आपका बजट ही 12 लाख आप लेके चलना चाहते हो तो हो सकता है 12 लाख में आप 25 लाख वाली गाड़ी ले सकते हो, स्कोडा सुपर्ब ले सकते हो, या जो भी 25 लाख के आसपास की गाड़ी है वो आप 12 लाख रुपए में ले सकते हो। तो ये जो है सेकंड हैंड कार में आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे परचेज मिलती है। इसलिए आप देखेंगे कि कार्स 24 जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई है। लोग कार्स 24 से गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लोअर प्राइस पे गाड़ी मिल जाती है। सेकंड जैसे रिफर्बिश्ड का मैं एग्जांपल दूंगा, लैपटॉप्स। जी हाँ दोस्तों, सबका मन करता है उनके पास एक लैपटॉप हो। लैपटॉप आजकल 30, 40, 45, 50 हजार रुपए से कम में अच्छे लैपटॉप मिलते नहीं है। i5 आपको चाहिए होता है तो आप क्या कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए और रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स चेक कीजिए। रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, जो लैपटॉप आपको 35-40 हजार रुपए का मिल रहा होता है वो 1-2 साल पुराना लैपटॉप आपको करीबन 12 से 14 हजार में मिल जाता है। देखिए कितनी बड़ी सेविंग है। सेम चीज मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज चलेगी, सब कुछ अंदर वही रहेगा, सिर्फ वो रिफर्बिश्ड है, किसी ने यूज किया है, 2 साल के बाद आपको वो मिल रहा है, पर टोटली रिफर्बिश्ड है, ठीक करके मिल रहा है, और उसके साथ आपको वारंटी मिल रही है। तो तीसरी चीज जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको चाहिए कि आप जब कंज्यूम करें, जब परचेज करें, तो ये सोचे कि मैं अपने परचेज की कॉस्ट कैसे कम करूं। रिफर्बिश्ड उसका एक एग्जांपल है कि किस तरीके से आप रिफर्बिश्ड चीजों को लेके अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ, 8वां अजूबा कहते हैं वॉरेन बुफे से कि आप जब कंपाउंडिंग की पावर को समझ जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए मैं बड़ी सिंपल सी आपको बात बताता हूं, वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत देखते होंगे, मैं कोर्स पूरा बनाने वाला हूं इस पे, जिसमें मैं पैसिव इनकम के बारे में बात करूंगा। पर आज एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। देखिए मार्केट्स को टाइम कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मार्केट्स का एक्सपर्ट हूं, कि मुझे पता है किस दिन मार्केट ऊपर जाएगी, किस दिन में मार्केट नीचे जाएगी, ये सब कोई नहीं कर सकता। तो आपको भी नहीं करना चाहिए। आप अपना मूलभूत काम जो करना चाहते हैं वो कीजिए, जो आपका इंपॉर्टेंट काम है वो करना चाहते हैं वो कीजिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हो सकता है आपका काम ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक उदाहरण दूंगा, अगर आप 20,000 रुपया महीना 20 साल के लिए निवेश करेंगे, जी हां, अगर आप 20,000 रुपया महीना 20 साल के लिए निवेश करेंगे, आपका निवेश होगा 48 लाख रुपए। और अगर यह पैसा मात्र 12% के हिसाब से बढ़ा, जबकि स्टॉक इंडेक्स हमारे यहां 18 से 19% के हिसाब से बढ़ रहा है, पर मैं सिर्फ 12% अज्यूम करता हूं, अगर यह पैसा 12% के हिसाब से भी बढ़ गया, 12% के हिसाब से, तो 20 साल के अंत में आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। जी हां, 20,000 रुपए 20 साल के लिए 12% के हिसाब से आपको 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। निवेश होगा 48 लाख, वो भी 20 साल के समय में, और आपका आउटपुट होगा 2 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन अगर आप 20,000 की जगह 1 लाख करने लग गए तो 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगा। तो आप अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा और मजा दोनों उठा सकते हैं। तो चौथा पॉइंट था मेरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पांचवा मेरा पॉइंट था नेवर बोरो टू कंज्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप कंजम्पशन के लिए बोरो मत कीजिए। यूएस में क्या प्रॉब्लम है, यूएस में सब लोग क्रेडिट कार्ड लोन्स पे चलते हैं। यूएस में सब जो अपनी फ्यूचर इनकम है उससे आज ही परचेस कर लेते हैं। वहां चल जाता है। वहां क्यों चलता है? वहां क्योंकि ब्याज दर 2 से 3% की है। वहां लोन जो है 2 से 3% ब्याज पे मिल जाता है सालाना। हमारे यहां लोन मिलता है 16 से 18% पे। 16 से 18% पे आप बोरो करते हैं और उसको खड्डे में डाल देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आप कभी भी कंज्यूम करने के लिए बोरो मत कीजिए। कोई भी चीज कंज्यूम करनी है, बोरो मत कीजिए। बिना बोरोइंग के कंज्यूम कीजिए, अपने खुद के पैसे से कंज्यूम कीजिए। बोरो करते हैं तो ऐसा निवेश करिए कि बोरोइंग से ज्यादा फायदा हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 100 रुपए बोरो किए हैं और आपको 10 रुपए का ब्याज देना है, तो आपका निवेश ऐसा होना चाहिए कि आपको सामने से 10 से ज्यादा यानी कि 15-20 रुपए का ब्याज आए, तब आपको फायदा है। तो बोरो करके कंज्यूम मत कीजिए, कोई भी चीज लीजिए मत बोरो करके।
और लास्ट है कि कोई भी पॉइंट पे कभी भी आपके जीवन में आप कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं और उसी स्किल के साथ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखिए और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के बाद अपने आप को एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके कुछ लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करें। इसी तरीके से आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी में कुछ और सीख सकते हैं, आप वो सीखिए। इसी तरीके से आपको लगता है फाइनेंस सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सीख सकते हैं। दोस्तों, लोगों को आज कॉन्टेंट चाहिए, लोगों को आज लर्निंग चाहिए, लोग लर्निंग में निवेश कर रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा उठाइए, कोई ना कोई स्किल सीखिए, उसका बिजनेस बनाइए, लोगों को सिखाइए, इससे आपको इनकम बनेगी। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको 6 बताए थे कि किस तरह आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। पहला है कम उम्र में, छोटी उम्र में घर ना खरीदे। दूसरा है कार को अगर हो सके तो ना यूज करें, शेयर्ड इकोनॉमी में आप उबर ओला यूज करें। तीसरा पॉइंट है अगर आप कार और या कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से आप न्यू परचेज को सेकंड हैंड की तरफ मूव कर सकते हैं, उससे आपका बहुत पैसा बचेगा। चौथा पॉइंट है सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहे और उसको भूल जाए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक दिन आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। पांचवा पॉइंट है कभी भी बोरोइंग मत कीजिए कंज्यूम करने के लिए, कोई भी चीज खाने के लिए या कोई भी चीज खर्च करने के लिए बोरो मत कीजिए, क्योंकि भारत में ब्याज दर बहुत ज्यादा है, करीबन पर्सनल लोन 12 से लेके 15 से लेके 18% के बीच में मिलते हैं। और छठा पॉइंट है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल सीखिए, कुछ ना कुछ लोगों को सिखाइए, कोई ना कोई साइड बिजनेस कीजिए, कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो सिर्फ सुना है तो आपके लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगा, पर अगर आप ये 6 पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबिलिटी